नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इस सत्र में वह बिल पारित कराने की तैयारी में सरकार। 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। तो वहीं ईद की नमाज में भी दिखा वह बिल का विरोध। नमाजियों ने बांधी काली पट्टी। ईद के मौके पर नेताओं की राजनीति हाई। अखिलेश बोले ईद के सवैयों की मिठास पूरे साल रहती। तो ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को घेरा। साथ ही पटना के गांधी मैदान में टोपी पहनकर पहुंचे सीएम नीतीश। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला। केजरीवाल की फरिश्ते योजना हुई बंद। योजना में भ्रष्टाचार का आरोप आपने बताया ऐसे जन विरोधी कदम। अमित शाह के बिहार दौरे से सियासी हलचल तेज। नीतीश के आवास पर एनडीए की अहम बैठक। विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार। टेंशन में आए लालू तेजस्वी। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जल रहा नेपाल। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। राजशाही समर्थकों ने दिया 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम। ओली सरकार की मुसीबतें बढ़ी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल की। बजट सत्र का दूसरा चरण खत्म होने में महज 4 दिन बचा है। इस बीच केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाने की पूरी तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक वह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोशिश ये होगी कि इसी सत्र में बिल को पास कराया जाए। तो वहीं आज ईद के मौके पर भी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टियां बांधी। काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा समेत कई प्रमुख जगहों पर नमाजियों ने ईद की नमाज भी काली पट्टी बांधकर अदा की। बच्चों से लेकर बूढ़े तक काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करने पहुंचे। वह बिल के विरोध के बीच में किरण रिजिजू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि वह बिल पर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। झूठ फैलाने वालों को पहचानने की जरूरत है। क्या है सरकार की तैयारी वह बिल को लेकर? देखिए, 2 तारीख को पेश किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम सांसदों को ये कहा गया है कि उस दिन सारे लोग सारा काम धाम छोड़ के वो पार्लियामेंट के अंदर रहें। मतलब वोटिंग होनी ही होनी है। ये एक बड़ी खबर है। इसका मतलब है सरकार पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि ये काम हम करेंगे और इसकी सुगबुगाहट विपक्षी पार्टियों को भी है। और इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से ईद के नाम पे इन लोगों ने विरोध किया। पूरी की पूरी ईद को इन लोगों ने एक उसको कहते हैं ब्लैक डे की तरह इसको मनाया है। सेलिब्रेशन क्या है, तो खुद ही कह रहे हैं कि मुहर्रम मनाओ। ईद का मुहर्रम कर दिया इन लोगों ने। खैर, सबसे मजेदार बात यह है कि टेलीविजन चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम भीड़ जो काली पट्टी लगा करके आई हुई थी, उनकी आंखों और मस्तिष्क के ऊपर भी पट्टी लगी हुई। क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है उसमें क्या ऐसी चीज है जिससे कुछ नुकसान होने वाला है। सारे लोगों के पास ठीक वैसा ही जैसा सीए के दौरान हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और मौलवी मौलानाओं ने मुसलमानों को बरगलाया था कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें कागज दिखाना पड़ेगा, तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या, तुम्हारी नसबंदी कर दी जाएगी। इस तरह का अफवाह उड़ाया गया था। अब फिर से ये अफवाह उड़ाई गई है कि भाई आपकी जो मस्जिदें छीन ली जाएगी, दरगाहें छीन ली जाएगी। कोई नहीं छीन रहा, लेकिन भीड़ तंत्र हिंदुस्तान में इतना प्रबल हो गया है कि उसके सामने प्रजातंत्र जो है वो छोटा नजर आ रहा है। लेकिन सरकार पूरी तरह से डिटरमाइंड है और ये एक बड़ा बवाल जो है वो 2 तारीख को होगा जब इसे पेश किया जाएगा। जी, तो आज जब पूरे देश में भाईचारे और खुशियों का त्योहार ईद बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तब भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध देखने को मिला है। तो वहीं आज कई नेताओं का असली चेहरा भी सामने आया। ईद के मौके पर कुछ नेता ये भूल गए कि वो हिंदू भी हैं। वो मुस्लिम समाज के साथ नजर तो आए, लेकिन कुछ बयान भी सामने आए जिसकी चर्चा सुबह से लगातार हो रही है। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में दंगे भड़काने के लिए
उकसावे की कोशिशें की जा रही हैं। इन जाल में ना फंसे। बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, कोई भी राज्य में तनाव नहीं भड़का सकता। तो वहीं अखिलेश यादव ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद के सेवइयों की मिठास पूरे साल भर रहती है। तो वहीं पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ी जमात लगी, जिसमें करीब 20,000 लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। इस दौरान टोपी पहनकर सीएम नीतीश भी गांधी मैदान पहुंच गए। ये ईद का त्योहार मना रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? ये प्योर राजनीति है भाई। आपका क्या काम है ईदगाह में जाने का? क्या मतलब है? आप नमाज पढ़ते हो, मुसलमान हो, मतलब आपको मौका चाहिए पैर रखने की, कि ताकि जो है मुस्लिम मतदाताओं को आप लटका सके, भटका सके और बताने लगे भाई हम तो बस तुम्हारे बीच के ही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं, क्रिश्चियन भी हूं, सेकुलर हूं, हिंदुस्तानी हूं, सब धर्म का सम्मान कर। तो भले भाई ये बता दो कि भाई एक आदमी हिंदू है तो मुसलमान कैसे हो सकता है? लेकिन यही है हिंदुस्तान की राजनीति। ये सेकुलरिज्म का एक ऐसा चोचलेबाजी ये लोग करते हैं। अखिलेश यादव से अभी तक, ममता बनर्जी से अभी तक, नीतीश कुमार से अभी तक राम मंदिर जाया नहीं गया, अभी तक नहीं गए, लेकिन बिना बुलाए हुए वो वहां धमक जाते हैं, पहुंच जाते हैं ईदगाह में। भाई आप इफ्तारी करते हो, बुला लिया सबको ऐसे वैसे, हालांकि इफ्तारी भी जो तुम करते हो वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। किसी मौलवी मौलाना के घर ईद की सवैयां खाने के लिए जाओ, बात समझ में आती है। दिन भर आप घूमते रहो इस घर से उस घर सवैयां खाने के लिए, जो साल भर तुमको याद रहे, वो भी बात समझ में आती है। ईदगाह पहुंच गए क्योंकि ईदगाह में भीड़ होती है और वहां जो है वो बेसिकली ईद को भी इन लोगों ने पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट कर दिया है। अब पता नहीं कि इस्लाम कितने बड़े बड़े ज्ञानी जानकार लोग हिंदुस्तान के अंदर में हैं, हाउ दे आर अलाउइंग दिस थिंग्स, ये कैसे ये अलाउ किया जाता है। तो खैर हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म शब्द इसलिए बदनाम हुआ है क्योंकि इस तरह के नेता मौजूद हैं। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की गद्दी पर बैठी हैं, धड़ाधड़ फैसले ले रही हैं। अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल की फरिश्ते स्कीम को खत्म कर दिया है। इस स्कीम के तहत किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को तुरंत नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जा सकता था, पर दिल्ली की नई बीजेपी सरकार को इस स्कीम में कई खामियां नजर आई, जिसके चलते इसे बंद कर दिया गया। इसे लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी बौखला उठी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि फरिश्ते योजना को बंद कर बीजेपी ने हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि ये योजना बंद करने वालों को राक्षस कहा जाना चाहिए। फरिश्ते योजना को तो बंद कर दिया गया, क्या इसमें खामियां पाई गई? और बताया जा रहा है कि कल एक और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। कल एक और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। देखिए ये मनमाना कर रहा था ना। पहले ये बता दो, जैसे ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, मोहल्ला क्लिनिक बंद किया गया तो उसमें छटपटा रहे थे, भाई तुमने स्कैम कर डाला। 500 मोहल्ला क्लिनिक में 250 कम काम कर रहा था, 250 बंद पड़े हुए थे, लेकिन कागज पे सब मौजूद थे, पैसे उसके लिए जा रहे थे, किराया दिया जा रहा था। मालूम चल रहा है कि परिवहन विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला शुरू हो गया। क्या भाई, तो महिलाएं चढ़ती थी 10, टिकट काट देता था 100, उसमें भी पैसे खाए गए। अब ये जो नया मसला आया है, इसके भी लेनी देनी में, इसके पूरे तरीके से उसको ये, भाई अगर चिकित्सा फ्री है, चलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि त्रुटि का बात, आप इस विषय को समझिए कि किस तरह से इन लोगों को ये टोपी पहनाता था केजरीवाल। आप एक तरफ क्या कहते थे कि इलाज फ्री है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज जो है वो फ्री है। तो भाई एक्सीडेंट किसी का हुआ और वो सीधे सीधे हॉस्पिटल में गया, तो उसके तुम चार्ज कर रहे थे क्या? व्हाई दिस स्कीम? इसका मतलब है कि ये लोगों को, जिसको कहते हैं कि जिस ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके जरिए ये प्रोपेगेंडा कर सके, उस तरह की नीति को लगा रहा था। जनता फोकस में नहीं, फोकस क्या है कि जिससे हमें गुड मीडिया, जिसमें मीडिया में हमारे ऊपर चर्चा, फरिश्ते, तो ये फरिश्तों को जो है वो निकाला गया है। अब अगला कल
जो विस्फोट होने वाला है, अगले सीएजी रिपोर्ट की जो तैयारी करनी चाहिए सौरभ भारद्वाज को और आतिशी मार्लेना को। जी, तो दिल्ली में चुनाव के बाद भी राजनीति अभी तक गर्म है, तो बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति हाई है। बिहार की 20 घंटे की यात्रा में अमित शाह ने विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया। अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए के नेताओं की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई, साथ ही चुनाव प्रचार की रूपरेखा और बिहार में एनडीए की एकजुटता को बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मन से अमित शाह के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, दोबारा नहीं भटकेंगे। अमित शाह का बिहार दौरा, क्या रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, वहां बिहार में अजीबोगरीब स्थिति है। ये बार बार नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ता है? ये दर्जनों बार उन्होंने ये सार्वजनिक मंच से कह दिया कि हमसे गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम सीधा चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर वो इस गठबंधन में कम हो गई है। अमित शाह जी बिहार में थे, सारे प्रोग्राम्स को उन्होंने कवर किया, रात रात भर मीटिंग चली, तमाम विधायकों से भी मिले, हर डिपार्टमेंट से उन्होंने बातचीत भी की और ये तय हुआ कि भाई इतनी सीटें हमें आनी चाहिए कि हमें फिर किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। ये बड़ी कहानी है। ये बड़ी कहानी इसलिए भी है क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी वो सेकंड फिडल करती थी। अमित शाह ने जाकर के ये स्थापित किया कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इज द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार। वो बड़े भाई के रोल में ऑलरेडी आ चुके हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में खबरें आ रही है कि जिस तरह से उनका बर्ताव हो रहा है, जिस तरह से पार्टी के अंदर उनके बेटे को लेकर के भी अलग अलग राय बन रही है, तो ये लग रहा है कि कुछ बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी बिहार में करने जा रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पड़ोसी देश नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग बढ़ती जा रही है। मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहा है। 28 मार्च को काठमांडू में हुए हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हो गए, वहीं इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था। हिंसा भड़काने का आरोप पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर है। इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुल गया है। राजशाही समर्थकों ने सरकार को 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, जिससे सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या होगा नेपाल में? नेपाल में जो आवाजें उठ रही है कोई नई बात नहीं है, ये अंदर से मरमरिंग चली रहा था। अब देखिए, ये अजीब विडंबना है। जहां हिंदू मेजोरिटी में होता है उसको सेक्युलर बना देते हैं और तरह तरह से मेजोरिटी होने के बावजूद उनको जो है प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। हिंदुस्तान देख लीजिए, भाई छटपट छटपट करते रह गए हिंदू। भाई कोर्ट से आया ना फैसला, सरकार ने तो फैसला नहीं किया। हम अपने मंदिरों के लिए तरसते हैं, हम अपने इतिहास के लिए तरसते हैं, हमें जो है हर तरह से दबाया जाता है। हिंदू जहां कम होता है उसको कुचल दिया जाता है। मतलब आपके नंबर्स कितने भी रहें, आपकी स्टेटस वो प्रताड़ित एक माइनॉरिटी की तरह ही है। इसमें हिंदू लोग भी इसमें समर्थन कर देते हैं। नेपाल में ये पहली बार इस तरह का आंदोलन मास स्केल पे देखा जा रहा है। कारण वहां वामपंथियों का शासन है और ये भी आप समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान ने किया कराया है। ये यूपीए की सरकार थी, येचुरी जी चले गए, वहां पे जाकर के वामपंथियों को जो है बिठा दिया, हिंदू राष्ट्र खत्म करो। ये कैसे, ये मुझे कोई बात समझा दे कि सारे लोग यही बांग्लादेश पाकिस्तान सारा कुछ करेंगे। भाई डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टेट रिलीजन भी तो है उनका, इस्लामिक कंट्री है। वो नेपाल अब हिंदू कंट्री नहीं रहा, दुनिया का एकमात्र हिंदू कंट्री। उसको ये येचुरी या वामपंथी कांग्रेसी ये हिंदुस्तान के लोगों ने जाकर के वहां ऐसा सिस्टम खेला, येचुरी प्लान कहा जाता है उसको,
उसके तहत जो है आपने हिंदू टैग हटवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू टैग चाहिए। अब दूसरी चीज आप एक बात और समझ लीजिए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे मीडिया, देखिए राजशाही का तो समर्थन नहीं। भाई कौन हो तुम? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता अपने हिसाब से वो सरकार चुनेगी। अब जनता अगर वहां कह रही कि हमको राजशाही चाहिए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? ये तो किसी भी समाज का ये अधिकार है कि वो किस तरह के सिस्टम से गवर्न होना चाहते हैं वो तय कर सके। तो नहीं जी, वहां फिर हिंदुत्व आ जाएगा। और दिक्कत क्या है, वहां हिंदूवादी संगठन वर्सेस वामपंथियों के बीच ये संघर्ष तब्दील हो गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।